में 6 आईपीएस अफसरों के तबादले। जे रविंद्र गौड़ बने आगरा के नए कमिश्नर। प्रशांत को मिली मुख्यालय की जिम्मेदारी। अयोध्या में सीएम योगी ने किया निरीक्षण। मंदिर निर्माण की तैयारियों का लिया जायजा। अधिकारियों को दिए निर्देश। कौशाम्बी पहुंचे डिप्टी सीएम केशव मौर्य। भारत संकल्प यात्रा में हुए शामिल। थोड़ी देर में पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। वाराणसी में अवैध गैस रिफिलिंग के दौरान हुआ धमाका। 2 लोगों की झुलसने से हुई मौत। दुकानदार पर कार्रवाई के निर्देश। मध्य प्रदेश में कलश यात्रा पर उपद्रवियों ने किया पथराव। यात्रा में शामिल कई गंभीर रूप से घायल। धारा 144 लागू। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ ना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच गए। अयोध्या पहुंचते ही मुख्यमंत्री सबसे पहले अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में पहुंचे। इसके बाद 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रमों का जायजा लिया और इसके साथ ही सीएम योगी अमानीगंज जलकल परिसर, पुलिस कंट्रोल रूम, लता मंगेशकर चौक, निर्माणाधीन टेंट सिटी आदि के निरीक्षण करने के बाद वो आयुक्त कार्यालय में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा करने पहुंचे। इसमें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के पदाधिकारियों के साथ संत भी शामिल हुए। बता दें 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने वाला है। ऐसे में सीएम योगी का ये दौरा काफी खास रहा। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से गौरवान्वित पल से हर कोई जुड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के श्री शांति स्वरूप कृषि इंटर कॉलेज के भौतिकविद डॉक्टर अजय मित्तल ने 30.5 सेंटीमीटर लंबे और 16.05 सेंटीमीटर चौड़ाई के एक ही आयताकार कांच की सूक्ष्म प्लेट पर श्री रामचरितमानस की 12,585 पंक्तियों को लिखा। प्लेट पर श्री रामचरितमानस उकेरी गई। उनकी यह रचना का इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। वहीं अजय मित्तल प्लेट पर लिखी हुई श्री रामचरितमानस को अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को समर्पित करना चाहते हैं। ये प्लेट 30.5 सेंटीमीटर लंबी और 16 सेंटीमीटर चौड़ी प्लेट है। और इस प्लेट में आप देखेंगे कि इसकी 16 सेंटीमीटर की जो चौड़ाई है उसको मैंने 300 लाइनें लिखी हुई हैं। और उन 300 पंक्तियों में पूरी रामचरितमानस के 6,292 दोहे, सोरठे, चौपाई, छंद, ये सब जो रचनाएं हैं वो सब इसमें, 5 प्रकार की रचनाएं वो सब इसमें लिखी हुई हैं। इस तो किस तरह का आपके मन में विचार आया था ये? विचार मैंने इसको, जब मैंने भगवत गीता लिखी थी तो उसमें तो केवल 700 श्लोक हैं, लेकिन इस रामचरितमानस में 5 प्रकार के रचनाएं हैं, जिनमें कि दोहा, सोठा, चौपाई, छंद और श्लोक, ये 5 प्रकार की रचनाएं। तो इनको मुझे इसको वर्गीकरण करना पड़ा। और उसके बाद फिर मैंने जब लिखना शुरू किया तो वो स्वतः ही बालकांड से लेकर के और अंतिम कांड तक, जो हमारा उत्तरकांड है, वहाँ तक की सभी रचनाएं इसमें मैंने 300 पंक्तियों में उकेर दी। और आज जब राम जी हमारे अयोध्या में अपने घर में 22 जनवरी को वास करने जा रहे हैं, अपने घर में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसके लिए हमारे पुरखों ने, हमारे बहुत क्रांतिकारी लोगों ने बलिदान दिया, आज वो उनका सपना पूरा होने जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि मेरी जो रचना है वो उस जो राम मंदिर है उसको एक प्रकार की श्रद्धांजलि है। क्योंकि मैं बहुत गौरवान्वित हूँ, मैं बहुत अनुभूत हूँ कि ये सोच कर कि मैंने भी राम जी के लिए इस संसार में आकर के कुछ छोटा सा एक यज्ञ के रूप में, आहुति के रूप में, उस यज्ञ में थोड़ी सी आहुति दी। अच्छा, आपका रिकॉर्ड भी दर्ज हुआ? कौन सी बुक में रिकॉर्ड दर्ज हुआ है? ये रिकॉर्ड मेरा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। और उसके लिए कोरोना काल में ही मुझसे उन्होंने संपर्क किया था, तो वो आंकड़े उन्होंने लिए मुझसे। और जो भी इसमें रचनाएं इसमें उल्लेखित हैं
वो सब उसके आधार पर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में उतर अच्छा, जाए। जिस तरीके से आपने लिखा हुआ तो इसे किस तरीके से इंसान पढ़ सकता है, किस तरीके से? देखिए, आप समझ सकते हैं कि 300 पंक्तियों में पूरी रामचरितमानस की 12,285 पंक्तियाँ वो इसमें अंकित हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि एक पंक्ति में कितने सट करके अक्षर लिखे हुए हैं। तो उनको पढ़ने के लिए जब मुझे लिखते समय ही लेंस का प्रयोग करना पड़ा, तो पढ़ने वाले को तो कम से कम हाई रेजोल्यूशन का एक लेंस लेना होगा, एक आईपीस बिल्कुल इसके निकट ला करके तेज रोशनी में ही जब अक्षर देखेंगे तो बड़े अक्षर दिखाई देंगे। इसकी एक खूबी और बताऊं कि इसमें बीच में लगभग 1.5 सेंटीमीटर के आकार में मैंने राम दरबार भी उकेर रखा है सुई की नोक से ही। उस राम दरबार में चारों भाई राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न और माता सीता और हनुमान जी हैं, और ब्रह्मा, शिव और गणेश जी हैं, कार्तिकेय हैं, वाल्मीकि हैं। इस तरीके से 12 देवगण उसमें आपको दिखाई देंगे। सो हो सो ही। बलरामपुर जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान अपने संबोधन में फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा, विकसित संकल्प यात्रा केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से वंचित रहे ग्रामीणों तक लाभ पहुंचा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा न सिर्फ सरकार की बल्कि देश की यात्रा बन चुकी है। यह सपनों, संकल्पों और भरोसों की यात्रा बन गई है। इतने कम समय में इस यात्रा से 11 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं, जो अपने आप में अभूतपूर्व है। विकसित कितने वर्षों से लोग इसकी प्रतीक्षा करते थे। लाखों करोड़ों लोग भगवान राम का आस्था उसके प्रति पूरे भारत और भारत के बाहर भी। कोर्ट ने हमको एक रास्ता निकाला। प्रधानमंत्री जी ने पिछले समय इसका भूमि पूजन किया और 22 जनवरी 24 ये जो सबकी प्रतीक्षा थी, भगवान राम का मंदिर, उसकी ना मूर्ति स्थापना हो जाएगी और पूरे दुनिया के सभी वर्ग, साधु, संत, महात्मा, बड़े हमारे जनप्रतिनिधि, समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने वाले लोग, सब तरह के लोगों को आमंत्रित किया गया है 22 जनवरी को। और ये बहुत बड़ा काम आज उत्तर प्रदेश की धरती अयोध्या में, जो भगवान राम का जन्मभूमि है, हमारे आस्था का केंद्र, उस काम को पूरा करने वाले हैं। और देश भर से और दुनिया से लोग उस कार्यक्रम में आने वाले हैं और इसलिए बहुत बड़ा काम प्रधानमंत्री जी ने शुरू कर दिया। देखिए, अगर ये कहे पुराने जमाने में कांग्रेस के लोग कहते हैं भैया ताला तो हम नहीं खोला, पर बनाया तो नहीं, बनाया तो मोदी जी ने, कोर्ट ने रास्ता खोला, हम भी कह सकते हैं। और देखिए, हम आज भी कह रहे हैं कि देखिए, ये कोई राजनीतिक विषय नहीं, आस्था का केंद्र है। भगवान राम को हम सब मानते हैं, उसके प्रति जितनी श्रद्धा है, हमारे पता नहीं हजारों लोगों ने जान गंवाई उस आंदोलन में। मुझे याद है 6 दिसंबर की घटना,
हमारी सरकारों को, हम लोग खुद, मैं विधायक था, मैं मंत्री था मध्य प्रदेश में, बिना कारण के उस घटना के पीछे उन सरकारों को भंग किया गया। उत्तर प्रदेश की घटना थी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये सारे सरकारों को भंग कर दिया गया। बाद में कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये गलत हुआ, उनने बहाली का आदेश दिया पर चुनाव संपन्न हो गए थे, सरकार ऐसी बन गई। तो ये सब परिस्थितियां थी। तो उस समय तो किसी ने नहीं कहा, परंतु आज जब अच्छा काम हो रहा है, हमारे आस्था के केंद्र बिंदु भगवान राम है, तो अच्छा पवित्र काम हो रहा है। और ऐसे पवित्र काम में लोग अगर राजनीति करें तो ये तो ठीक नहीं है। और इसलिए ये काम सबका है, हम तो सबको आमंत्रित करते हैं, भाई आइए, सबका काम है, सबको आशीर्वाद भगवान राम का मिलने वाला है। हम सबसे ही कहते हैं, अब नहीं आएंगे तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए। गुलामी की मानसिकता को जड़ से समृद्ध विरासत पर। एटा में 80 का प्रमाण पत्र लेने के लिए धनगर समाज ने प्रदर्शन किया। भारी संख्या के साथ ये लोग कलेक्ट्रेट धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, जब तक प्रमाण पत्र मिलने का आदेश नहीं मिलेगा तब तक धरने को खत्म नहीं करेंगे। वहीं प्रदर्शनकारी ठंड से बचने के लिए रजाई गद्दा साथ लेकर आए थे। ऐसे लोगों की पहचान आज हमको करनी होगी। साथियों, ये आंदोलन भूख हड़ताल पर आएगी नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश धनगर। राकेश जी, जिस तरीके से यहाँ भूख हड़ताल की जा रही है कलेक्ट्रेट धरने स्थल पर, क्या वजह है और क्या आपकी मांगे हैं? लगातार धनगर प्रमाण पत्र की मांग करने के बावजूद भी ये हर धर्मता सरकार और प्रशासन की है, इसलिए हमें आज भूख हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है। लगातार ज्ञापन के माध्यम से भी इस शासन और प्रशासन को ज्ञात भी किया जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे धनगरों के प्रमाण पत्र नहीं बन रहे हैं। कुछ लोगों के धनगर प्रमाण पत्र बन भी गए हैं, लेकिन और लोगों के प्रमाण पत्र नहीं बन रहे हैं। बाप का बन गया है, बेटे का नहीं बनना, हमारे भाई का बन गया है, छोटे भाई का नहीं बनना। एक ऐसी तानाशाही इस प्रदेश सरकार की है जो हमारे धनगरों के प्रमाण पत्र नहीं बन रहे हैं। इसलिए हम लोगों को आज 8 जनवरी से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है। कितने धनगर समाज के लोग हैं यहाँ एटा जनपद में? पूरे एटा जिला में 1.5 से 2 लाख धनगर निवास करता है और कम से कम यहाँ पे काफी संख्या में धनगर के प्रमाण पत्र बन चुके हैं। प्रदेश में तो काफी संख्या है सर, कम से कम हमारी संख्या है। तो बने अभी तक कुछ काफी लोगों के बने, पूरे प्रदेश में हर जिले में सर्टिफिकेट बने हैं और बन भी रहे हैं। ऐसा भी दिन कोई नहीं है जिस दिन सर्टिफिकेट नहीं बन रहे हो, लेकिन जिस तरीके से जाति प्रमाण पत्र बनने चाहिए उस तरीके से जाति प्रमाण पत्र सब लोगों के नहीं बन पा रहे हैं। अगर जिस तरीके से नहीं बनेंगे तो फिर क्या आगे क्या? अगर ये नहीं बनेंगे तो आज से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल एटा पर सभी लोग बैठे हुए हैं और इसी तरह से चाहे कितना भी समय लग जाए, हम लगातार इसी भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे जब तक हमारे सभी लोगों के धनगर के प्रमाण पत्र नहीं बन जाते। क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र कुमार धनगर, जिला अध्यक्ष ऑल इंडिया धनगर महासंघ एटा। उसमें भी आज हड़ताल हो रही है, भूख हड़ताल है आपकी आज धनगर समाज की। जी, क्या शर्तें हैं आपकी, क्या है पूरा बताइए? धनगर प्रमाण पत्र जारी कराना था। जी जी, कितना प्रशासन लिखित में कुछ नहीं, लिखित में सारे आदेश होने के बाद मौखिक रूप से बार बार टाल देता है, लेकिन धनगर प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रहा है। लगभग इस जिले में कितने धनगर समाज के लोग? 800 सर्टिफिकेट बन चुके हैं, 1.5 लाख लोग हैं करीब। तो 800 कैसे बन गए, बाकी क्यों नहीं बन रहे? सब आदेश है, कलेक्टर का आदेश है, ऊपर के भी आदेश है, लेकिन तहसीलदार का भी आदेश है, लेकिन लेखपाल नहीं मानते हैं कि अधिकारियों ने मना कर दिया है। आपकी ये जंग काफी लंबे समय से चल रही है जी, तो अगर ये जैसे नहीं बनते तो क्या करेंगे फिर आप? अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे साहब। कब से बैठे हुए हैं? आज से ही बैठे, और कब तक बैठेंगे? जब तक अनिश्चितकालीन, जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है तब तक। आप रोजाना दिखाएंगे तो साथियों, मैं आपको यूपी के मैनपुरी में दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां जुड़वा बहनों की जलकर मौत हो गई। हादसा तब हुआ जब ठंड से बचने के लिए घर वालों ने अलाव को जलाया था। चारपाई में मासूम दोनों बहनें सो रही थीं, वहीं आग धीरे धीरे फैल गई। दोनों बच्चियों गंभीर रूप से जल गईं, जिनका सैफई मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मौके पर थे वहाँ, शॉर्ट सर्किट जो बिजली थी उसके तार में स्पार्किंग हुई और उससे रजाई के ऊपर फुलझड़ी पड़ी, उससे बच्चों का चेहरा जल गया। वो बच्चे इस तरह से अच्छा, सूचना ये भी मिल रही है कि माँ ने नीचे
चारपाई के नीचे आग जला के रख दिया, उससे आग लगी थी। हाँ, ऐसा कोई भी नहीं है, प्रूफ नहीं मिला, क्योंकि अगर नीचे से आग लगी होती तो बच्चों को चारपाई नीचे से जलती तो रजाई में आग नहीं लगती, तो बच्चों की पीठ निकलती। हाँ, इसलिए वो शॉर्ट सर्किट से ही आग लगी है। रजाई के ऊपर पहले फुलझड़ी पड़ी, रजाई में आग लगी से बच्चों की चेहरे जले। हाँ, घटना ये थी, बच्चियां दोनों सो रही थी रूम में और शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे बच्चियां जल गईं। और जलने के बाद में उन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मैनपुरी लेके गए। मैनपुरी से डॉक्टर ने उन्हें सैफई के लिए रेफर कर दिया। सैफई पहुंच के जब एडमिट किया तो डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अच्छा, कितने दिनों की थी बच्चियाँ? बच्चियां 6 महीने की थी, दोनों ट्विंस थी, साथ ही पैदा हुई, साथ ही खत्म हो गई। और लाइट से ही आग लगी, इससे आग इतनी भयंकर थी कि सारे कमरे का जो भी सामान था सभी जल गया जी। जालौन में राजकीय मेडिकल कॉलेज के सामने बने जिम में मेडिकल छात्रों ने जमकर हंगामा किया और मारपीट भी की। बताया जा रहा है करीब 40 हमलावरों ने जिम में घुसकर तोड़फोड़ की और इसके बाद छात्रों ने जमकर उपद्रव मचाया। वहीं पुलिस अधिकारियों को कहना है जांच पड़ताल की जा रही है, जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। मैं जिम कर रहा था, मेरे फ्रेंड ने ये उनके साथ कोई बातचीत हुई है तो इनसे बात करने के लिए वो आए थे। तो बस मैं दोस्त के साथ खड़ा था और मेरी उनसे कोई बातचीत नहीं हुई, किसी विषय में मेरी कोई बात नहीं हुई उनसे, जिस वजह से मेरे साथ उनकी लड़ाई हुई। मैं अपनी जिम फिर से करने लगा। वो उनके साथ बातचीत के बाद 50-60 लोग आए अपने साथ और वो किसी को भी पकड़ के मिलना चाह रहे थे, तो उन्होंने उनके साथ खड़ा था तो इस वजह से उन्होंने मुझे मारा। कौन लोग थे? वो मेडिकल के छात्र थे और उनमें से डॉक्टर कुलदीप सिंह एक हैं जो मेडिकल में काम करते हैं और वहीं पढ़ रहे हैं। लगभग कितने लोग थे? 70-80 लोग होंगे लगभग। क्या नाम है? मेरा नाम निशान होता है। अपने वो आवास में आते हैं मिलने, उनके साथ कुलदीप सिंह डॉक्टर हैं मेडिकल कॉलेज के, उन्होंने यहाँ पे कुछ बदतमीजी की थी मेडिकल कॉलेज में, उनकी सिस्टर चाप देती है हवा की, तो वो मैटर खत्म हुआ था, आपको डॉक्टर साहब ने सॉरी बोल दिया था। लेकिन आज वो 50-60 लोगों को लेके आए और क्या नाम उनका हमारे दोस्त है रेखान निशांत के साथ उन्होंने बदतमीजी की, मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। तो अगर तुम यहाँ दिखाई देगा तो वहाँ से मार देंगे। कितने लोग आए? 50 से 60 लोग थे, सारे मेडिकल कॉलेज के थे। उसमें कोई एक पुलिस वाले डाल अमलेट के थे, हाकिम सिंह साथ में थे, तो वो मारपीट के मामले में साथ में। कितने लोगों के साथ मारपीट की गई है? मारपीट 3 लोगों के साथ हुई, आभा के साथ, निशान के साथ और उनके साथ। तो क्या आपने शिकायत की है? क्या शिकायत यही की है? हम तो यहाँ पे मौके पे थे नहीं, तो यहाँ पे पूरा वीडियो कैमरे लगे, CCTV कैमरे, तो इन्होंने रिकॉर्डिंग मारपीट की और हमें मना दिया गया, 2 बार दिन से बाहर निकाला गया। फिर भी कई लोग इकट्ठे साथ में आए और उन्होंने मारपीट कर दी। पुलिस से क्या आश्वासन मिला? पुलिस से वही उन्होंने बोला सीओ साहब ने, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो भी उचित होगा आपकी वीडियो को आप देखते और उनके साथ कार्रवाई करेंगे। मेडिकल कॉलेज के पास एक जिम है जहाँ पे कुछ बच्चों ने और मेडिकल कॉलेज के कुछ छात्र थे, उनके बीच में कुछ विवाद हुआ है, हाँ सुनी हुई है, उसमें आपस में थोड़ा बहुत मारपीट हुई है। इस समय में हम लोग वीडियो फुटेज देख रहे हैं, CCTV कैमरा खंगाल रहे हैं। इसमें जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के झाझरा में क्लोरीन गैस लीक हो गई, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में समस्या हो रही। गैस के रिसाव के बाद पुलिस ने आसपास के घरों को खाली करवा दिया और इसके अलावा फायर विभाग, SDRF और NDRF की टीम भी मौके पर पहुंच गई और क्लोरीन गैस के रिसाव को रोकने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। क्लोरीन गैस के सिलेंडरों को गड्ढा खोदकर दबाया जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि आंखों में इरिटेशन और थ्रॉट जो है वो ऐसा लग रहा है चोकिंग वाली स्थिति है। तो अभी आप देख रहे हैं कि जैसे इसकी सूचना प्राप्त हुई तो जो हमारे NDRF, SDRF, फायर की टीम, पुलिस प्रशासन के सभी लोग आए हुए हैं और इसको डिफ्यूज़ करने की कार्रवाई चल रही है कि किस तरीके से
इसका जो इफेक्ट है वो कम से कम हो, ताकि आसपास लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। कोई नुकसान वगैरह तो नहीं है? अभी फिलहाल कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ये चूंकि क्लोरीन ऐसी गैस है जो प्राणघातक गैस होती है बेसिकली, फिलहाल जो है इसको पानी के अंदर डाल दिया है और चूना डाल दिया गया है ताकि इसका जो हार्मफुल इफेक्ट है वो खत्म हो जाए। सहदेव सिंह पुंडीर, विधायक सहसपुर। क्या हुआ आपके क्षेत्र में? ये यहाँ पर एक खाली प्लॉट में, जिसका प्लॉट है क्लोरीन के 7 सिलेंडर काफी समय से यहाँ पर पड़े हुए थे और जिसमें लीकेज हो गया है और काफी जो बड़ी घटना का खतरा था, लेकिन अपने शासन प्रशासन, अपने जो है एसडीएम महोदय, एडीएम महोदय, कप्तान साहब और अपने जो है पुलिस प्रशासन के और अपने ग्राम प्रधान जी की सक्रियता, सबकी सक्रियता से एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें यहाँ पर मौके पे मौजूद हो गई और इस स्थिति पे कंट्रोल किया गया है। और लोगों में बहुत बड़ी लापरवाही है और मैंने अभी बात भी की पुलिस प्रशासन से कि जिसके गैस क्लोरीन के सिलेंडर हैं उसके खिलाफ कानूनी सख्त से कार्रवाई की जाए, क्योंकि जब पुनरावृत्ति इस प्रकार की ना हो। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं पुलिस प्रशासन का, सभी का, कि जिन्होंने मौके पर आकर इस चीज पर जो है नियंत्रण किया। नैनीताल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा ने लालकुआं कोतवाली का औचक निरीक्षण किया, जिसमें कोतवाली परिसर में चल रहे निर्माण कार्य को जल्द पूरा करने के साथ ही सर्विलांस रूम, सीसीटीवी रूम, बैरक रूम, किचन रूम, एलआईयू कार्यालय, हवालात का बारीकी से निरीक्षण किया और इसके साथ ही पुलिस सहायता डेस्क, महिला एवं शिशु पटल के प्रकरणों का निरीक्षण किया और अंकित फरियादियों के बारे में जानकारी ली। आज लालकुआ कोतवाली का मैंने आकस्मिक में निरीक्षण किया, तो यहाँ पे खाने का स्टाफ मौजूद है, लेकिन जो ड्यूटी रजिस्टर है वो पूरी तरीके से तैयार नहीं था। तो इसके संदर्भ में निर्देश दिए गए हैं कि ड्यूटी रजिस्टर पहले ही तैयार कर लिया जाए ताकि अगले दिन की लोगों उनको समय से पता लग जाए। और इसके साथ ही खाने की जो साफ सफाई है उसके संदर्भ में निर्देश दिए गए हैं। तो इस खाने में निर्माण कार्य चल रहे हैं उनको समय से पूरा करके निर्माणों के निस्तार के साथ सीसीटीएमएस का इनका जो रूम है उसका शिफ्टमेंट चल रहा है, उसमें कुछ काम चल रहा है, तो बताया गया कि उसको जल्दी शिफ्ट किया जाए। सीसीटीएमएस और जो यहाँ खासतौर से सीसीटीवी का जो सर्विलांस है उसको तैनात रखा जाए, क्योंकि माननीय न्यायालय के निर्देश के कारण सीसीटीवी जो है सुचारू रूप से कार्य करना चाहिए। तो सीसीटीवी का काम कर रहा है, लेकिन जो सीसीटीएमएस का ऑफिस है उसको दुरुस्त करने के लिए, इसके अलावा इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए पुलिस हमेशा अपना कार्य ठीक से करे और जो भी उनको काम दिए गए हैं, जो भी दायित्व दिए गए हैं उनका निर्वहन करें। इसके लिए हमारे द्वारा निर्देश दिए जा रहे हैं और अगर जरूरत पड़ी तो इसमें इंस्ट्रक्शन किया जाएगा और अगर कहीं खाई में पाई जाती है तो संबंधित कर्मचारी का कार्य। ठीक है। शहर की अधिकांश सड़कों की दशा नगर पालिका की तरफ से सुधार दी गई, लेकिन अभी भी कई सड़कें अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही हैं। अफजलगढ़ भूतपुरी मार्ग को जोड़ने वाली 150 मीटर सड़क में बने गड्ढे लोगों के लिए जान का दुश्मन बन गए हैं, जिससे आए दिन हादसा होता रहता है और राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हाँ, कटिंग होगी, बढ़िया बढ़िया निकाले जाएंगे। मामला ये है कि काफ़ी टाइम हो गया इस रोड को तो बन ही नहीं रही है। कितने लोग इधर को निकलते हैं, हम अपनी सेफ्टी के लिए यहाँ थोड़ा सा पानी उनी डलवाते हैं और क्या हमारे शीशे फूटते, नुकसान होता। काफ़ी बार तो शीशे चेंज करा चुके, सारी दुकान के अंदर, हमारे शोरूम के और भी आस पड़ोसी है, सबके अंदर डस्ट जाती उड़ के, बहुत परेशान है। अभी एप्लीकेशन भी दी थी हमने विधायक साहब के साथ जाके, तो उन्होंने देखो प्रस्ताव रखवाया था। अभी एसडीएम साहब के पास गए थे हम लोग देने, उन्होंने कहा था कि ठीक है बताते हैं। अभी 4-5 दिन पहले भी शायद पीडब्ल्यूडी वाले थे, पता नहीं कौन थे, वो लोग आए थे, चेक करके इसका नाप तोल करके गए रोड की। तो यही है कि बस बन जाए तो रोड हमें भी फायदा हो जाएगा और आम जनता भी जितनी है पब्लिक निकल रही है उसे ही फायदा हो जाएगा। तो देख रहा हूँ आप कितनी डस्ट उड़ रही है, मेरे पीछे देख सकते हो कितनी डस्ट उड़ रही है, कितना पानी हो रहा है। अगर पानी नहीं रहेगा तो डस्ट है अंदर कपड़ों में भी लगती है, अंदर शोरूम में माल सारा खराब होता है हमारा। हाँ, दुर्घटना क्या होती है कि अगर कोई नहर के किनारे गाड़ियां जाती है तो ब्रेक लेने से थोड़ा स्लिप हो जाती है। नहर में भी काफी सारी बाइकें गिर गई, चोट भी आई है 1-2 के, काफी लोग गिर चुके हैं, रात में भी गिर जाते हैं कभी कभी।
हो जाता है। अब कोहरा आ रहा है, ठंडा इतना हो रहा है कि रोड खराब है, आदमी को क्या पता उधर दूसरी साइड से क्या नहर है क्या है। कोई अगर आउट ऑफ जसपुर का होगा कोई बंदा, अगर यहाँ से बाईपास निकल रहा है तो उसे क्या पता रोड की इधर साइड नहर है, कोहरे में क्या पता चला। अगर वो साइड दबागा तो गिर जाएगा। अभी 15-20 दिन पहले गाड़ी भी गिर गई थी, टंग गई थी यहाँ पर, मतलब कि उसका अगला वाला टायर टंग गया था। नहर में गिरने से बचे, चोट लग जाती है। पूरी रात बेचारों ने ठंड में काटी है यहाँ। ये रोड तो पिछले 8 साल से बहुत ख़राब है, और जसपुर वासियों को ही नहीं, क्योंकि अभी तो हाईवे बन गया, नहीं यहाँ से पूरा कुमायूं क्षेत्र निकलता था। तो इस रोड की हमने कई बार जो है बनाने के लिए मांग की, लेकिन इस पर कोई सुधार नहीं हुआ। हमने अपने विधायक से भी इस चीज़ के लिए रखा, उन्होंने तो इस चीज़ को साफ मना कर दिया कि मैं ये रोड नहीं बनवाऊंगा। अब ये रोड जो मुझे पता चला है कि पीडब्ल्यूडी को हैंडओवर हो गई है, उन लोगों ने इसकी सॉइल टेस्टिंग कंप्लीट कर ली है और जो है इसका एस्टिमेट भी बन गया है। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से इसके लिए रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से जल्दी इस रोड को बनवाएं, क्योंकि भारी वाहन भी यहाँ से निकलते हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान होने की, एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। जो लोग मोटरसाइकिल से चलते हैं, चूँकि देहात क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, उन महिलाएँ जो है उनके कपड़े ख़राब हो जाते हैं। नहर में बहुत लोग गिर गए जिनको हम लोग निकालते हैं फिर जैसे तैसे करके। तो इस रोड का बनना अति आवश्यक है। शहर की मुख्य रोड है ये, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस रोड को यथाशीघ्र वो बनवाएं। ऐसा है कि जो पुराना NH74 है और भूतपुरी रोड, उसको जोड़ती है वो सड़क, और वो सिंचाई विभाग की, क्योंकि नहर के किनारे जो पटरी होती है सिंचाई विभाग की, वो सर्विस रोड, वो रोड है, और वो 200 मीटर का टुकड़ा है। जब मैं 2017 में विधायक बना था, उसका प्रस्ताव पहली बार भिजवाया था, तो उसका लगभग 46 लाख का एस्टिमेट बना था, लेकिन तब भी वो नहीं बनी। और आज उसका जो एस्टिमेट है 1 करोड़ 8 लाख का बना है, और पैसा अभी भी नहीं मिल रहा है। लगातार 6 वर्षों से उसका एस्टिमेट बन के जाता रहा है, लेकिन उस सड़क को जो है सिंचाई विभाग उधर कोई ध्यान नहीं है। उनका कहना यही है कि बजट होने पर बनाई जाएगी। पीडब्ल्यूडी में वो आती नहीं है, नगर पालिका वहाँ पैसा लगाती नहीं है, इसलिए वो सड़क बची हुई है। और जबकि उससे बहुत, उसका एक तो मेन बात क्या है कि वो लिंक रोड है कागजों उसके हिसाब से, क्योंकि सर्विस रोड है तो सर्विस रोड तो लिंक रोड में आ गई, लेकिन वहाँ वाहन गुजरते हैं हैवी, तो वो जो बनेगी वो हैवी मानकों के हिसाब से बनेगी। ये भी एक दिक्कत का कारण है। एक तरफ मुख्यमंत्री धामी की अभियान नहीं, देखो उन्होंने कागजों में तो कह दिया भाई सड़कें गड्ढा मुक्त हो, लेकिन गड्ढे होंगे तभी तो सड़कें मुक्त होंगी। लेकिन जब गड्ढों में ही सड़क है तो कहाँ तक गड्ढे भरे जाएंगे। इसलिए जो है ये कहना और करना, अधिकारियों को खाली दोष देना कि भाई अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा, फलाना नहीं होगा। भाई अधिकारियों को बजट दो, वो तो 6 महीने में बना के तैयार कर देंगे। अधिकारियों की लापरवाही तो तब है जब बजट मिलने के बाद काम ना हो या प्रस्ताव ना भेजा हो। भाजपा नेता ने आप पे भी आरोप लगाया। नहीं, मैं क्यों कहूँगा नहीं बनने दूंगा। भाई आप एक बात बताइए, मेरा कहना है कि रोड बननी चाहिए। विधायक कभी कहेगा रोड नहीं बनने देंगे? वो तो चाहेगा भाई क्षेत्र में विकास हो। मैं तो कहता हूँ कि चाहे किसी भाजपा नेता का नाम हो, किसी मंत्री का नाम हो, किसी के नाम से हो, हमें तो कह रहे बजट मिला हमें बनाए सड़क, हम क्यों कहेंगे ये बात।